कल्चर के बारे में बच्चों समझ रहे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के में हमने सीखा था कि हम प्लांट का एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं। उस छोटे से पार्ट का नाम बताइए। वेरी गुड, एक्सप्लांट। फिर उस एक्सप्लांट को उठा के हमने कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया और ग्रो करने के बाद पूरा प्लांट तैयार हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पर ये सीखा था कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हमने सीखा था एक्सप्लांट की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ जरूरत पड़ती है स्टरलाइजिंग केमिकल्स, ऑटोक्लेव जो स्टरलाइजेशन में काम आते हैं, और कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्लांट अल्टीमेटली कल्चर मीडियम पे ही ग्रो कराया जाता है। तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है वो समझाएंगे। अच्छा, स्टेप को समझाने से पहले एक बेसिक बात क्लियर कर देते हैं। वैसे बात आप सभी जानते भी हैं, आप ही आंसर दीजिएगा कि इस स्टेप को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बताइएगा। ये बच्चों हमारे पास एक मेरिस्टेम सेल होती है। मेरिस्टेम सेल जो डिवाइड करती है, इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अच्छा, इसको एक तरह से आप कह सकते हो अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल। अच्छा, मैं कहूं क्या ये डिवाइड करती है? यस, ये डिवाइड करती है। इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। फिर आप लोगों ने ये सीखा भी होगा कि मेरिस्टेम सेल फिर बाद में आगे जाके परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है। अच्छा, परमानेंट सेल, ये बच्चों परमानेंट सेल जो होती है एक तरह की डिफरेंशिएटेड सेल होती है। इनको बनाने की प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेम से परमानेंट का बनना बताओ क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से बनती है तो इन सेल को हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। और इन सेल के अंदर डिवीजन की पावर, डिवाइड होने की पावर नहीं होती। डिवीजन की पावर किसके अंदर होती है? मेरिस्टेम सेल, वो डिवाइड करती है। हाँ, मेरिस्टेम से अगर परमानेंट बन जाए प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से जो सेल बनेगी वो कहलाती है डिफरेंशिएटेड सेल, जिसमें डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है। आप लोगों ने बच्चों ये भी पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे कि जो परमानेंट सेल है ये कई बार वापस मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो सकती है। बताइए क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल है? ये परमानेंट सेल क्या फिर से मेरिस्टेम में चेंज हो सकती है? यस, हो सकती है। और इस प्रोसेस का नाम, हाँ, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब परमानेंट से वापस मेरिस्टेम का बनना, ये डी डिफरेंशिएशन। अब जो मेरिस्टेम सेल बनी है ये वापस फिर से बच्चों, अच्छा, मेरिस्टेम बन गई मतलब डिवीजन की पावर आ गई, लेकिन ये वापस फिर से परमानेंट बन सकती है। ऐसे प्रोसेस का नाम रीडिफरेंशिएशन। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, तभी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की स्टेप समझ पाएंगे। क्या क्या सीखा है? मेरिस्टेम से परमानेंट का बनना डिफरेंशिएशन, परमानेंट से वापस मेरिस्टेम का बनना डिफरेंशिएशन, और मेरिस्टेम सेल अगर फिर से परमानेंट में चेंज हो जाए तो इसको हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। स्टेप के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लांट का गार्डन में जाएंगे, प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट कट करके लाएंगे। जो छोटा सा पार्ट हम कट करके लाते हैं, बताइए इसका नाम एक्सप्लांट। मैं इसका समझ रहा हूँ कि बेसिक इसमें क्या जाएगा। प्लांट का छोटा सा पार्ट कट करके लाए, क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। अब आप बताओ एक्सप्लांट क्या हो सकता है? हाँ, ये एक्सप्लांट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब रूट, शूट, एंथर, ओव्यूल कुछ भी हो सकता है। तो एक्सप्लांट यहाँ कुछ भी होगा। अच्छा, इस एक्सप्लांट को डायरेक्ट कल्चर मीडियम कर दें? नहीं, पहले इसका हाँ सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। किसकी हेल्प से? केमिकल जैसे H2O2, ब्रोमीन वाटर, इनका यूज करेंगे। तो ये जो एक्सप्लांट होता है इसका बच्चों यहाँ पर सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। हमने जो एक्सप्लांट लिया है सिखाने के लिए, लीफ का एक छोटा पार्ट ले लिया, और लीफ का वो पार्ट लिया है जो एक तरह की परमानेंट सेल रखता है। मतलब एक्सप्लांट यहाँ पर जो हमने लिया समझाने के लिए परमानेंट सेल, लेकिन ये कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपसे कहा है कुछ भी हो सकता है। समझाने के लिए मैंने परमानेंट सेल ली। अब जो एक्सप्लांट लिया इसका हमने क्या किया? सरफेस स्टरलाइजेशन, मतलब वही ब्रोमीन वाटर के अंदर लेके इसको डाल देंगे ताकि इसके सरफेस के सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। क्लियर? अब ये जो बच्चों एक्सप्लांट है इसको उठा के हम ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम के ऊपर। ये कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो कराएंगे। कल्चर मीडियम में कई सारे केमिकल है, यहाँ सुक्रोज है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, विटामिन होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात मैंने कही थी, क्या इनके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं? यस, होते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब खास बात यहाँ बच्चों मैंने क्या किया, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की क्वांटिटी को इक्वल रखा। मतलब जितना ऑक्सिन लिया उतना ही साइटोकाइनिन लिया, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लिया, और इस एक्सप्लांट को उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा, यहाँ रख दिया। अभी मुझे बताओ एक्सप्लांट की जो सेल है ये बच्चों यहाँ पर परमानेंट सेल है। एक्सप्लांट की सेल कैसी होती है? परमानेंट सेल, परमानेंट सेल होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की क्वांटिटी बराबर रखने से फायदा ये होता है, इक्वल रखने से फायदा ये होता है कि ये परमानेंट सेल में डिवीजन की पावर आ जाती है। अब ये डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल रखा, यहाँ ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल भरा है, तो यही परमानेंट सेल अब यहाँ डिवीजन की कैपेसिटी आती है, और यही परमानेंट सेल अब बन जाती है मेरिस्टेम सेल में। परमानेंट से मेरिस्टेम का बनना मतलब एक तरह का, हाँ, ये हो जाता है डी डिफरेंशिएशन। ये बच्चों मेरिस्टेम सेल बन गई, यहाँ डी डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, मेरिस्टेम सेल बन गई तो अब इस मेरिस्टेम सेल में तो डिवीजन की पावर होती है। कल्चर मीडियम इसको क्या करेगा? न्यूट्रिशन देता जाएगा। सुक्रोज भरा है जो कार्बन सप्लाई करेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनपीके प्रोवाइड करते जाएंगे। अब ये सेल यहाँ पर डिवाइड करेगी, एक से कितनी बनेगी? 2, फिर 2 से बनेगी 2 से 4, 4 से 8, ऐसे यहाँ पे ग्रुप बनता जाएगा, और ये सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक सेल होगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का यहाँ पर ग्रुप बनता जा रहा है, और ये जो ग्रुप यहाँ बना है इसी ग्रुप को अब नाम दे दिया जाता है कैलस। इस ग्रुप का नाम क्या है? कैलस। यानी जो परमानेंट सेल थी ये मेरिस्टेम में चेंज हुई, फिर डिवाइड करती गई, और डिवीजन के बाद जो ग्रुप बन गया इसको क्या नाम दे दिया गया? कैलस। अब आपसे पूछा जाए कैलस में जो सेल है ये कैलस की सेल एक तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल है। कैलस में जो सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का ये जो ग्रुप है, अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो ग्रुप है, इसी को कहा जाता है कैलस। यानी कैलस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड को लिखा क्योंकि मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम को हम कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड, तो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या कहलाता है बच्चों? कैलस। अब सोच समझ के बताना, हमने यहाँ प्लांट की लीफ का एक पार्ट लिया, उसको यहाँ डिवाइड करवाया। बताओ यहाँ डिवीजन माइटोसिस हुआ होगा या मियोसिस? हाँ, यहाँ पे बच्चों जो डिवीजन चलता है कोई यहाँ गैमेट तो बन नहीं रहा है, ये तो एक तरह का सोमेटिक सेल है, और सोमेटिक सेल जब डिवाइड करती है तो एक तरह से माइटोसिस हुआ होगा। यानी इस कैलस को बनाते टाइम यहाँ जो डिवीजन चल रहा होगा ये डिवीजन कोई और नहीं, ये एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, कैलस फॉर्मेशन के टाइम पर कौन सा डिवीजन होता है? तो याद रखना माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के थ्रू ही फाइनली इस कैलस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई, क्लियर हुई? अभी क्या सिखाया? प्लांट का छोटा पार्ट लिया, एक्सप्लांट कहलाता है, परमानेंट सेल थी, सरफेस स्लाइस किया, कल्चर मीडियम में रखा, लेकिन खासियत क्या? ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल रखा, यही परमानेंट सेल मेरिस्टेम में बनी, डिवाइड करती रही, और अल्टीमेटली कैलस तैयार हो गया। अरे बात समझ में? तो कैलस से अब बच्चों यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सेल इनसे न्यूट्रिशन लेती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, तो कल्चर मीडियम की धीरे धीरे क्वालिटी डाउन होती जाएगी। क्वालिटी डाउन क्योंकि इसके न्यूट्रिशन सारी सेल लेती जाएगी, तो कल्चर मीडियम की क्वालिटी डाउन होती जाएगी। तो हम आगे क्या करते हैं, इसे फिर नए कल्चर मीडियम में शिफ्ट करते हैं, और वहां प्लांट में रूट शूट्स फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है उसको समझेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, डायग्राम से समझ में आएगा, क्लियर ना? अब बच्चों ये जो हमने कैलस बनाया इसको मैं फिर से बनाता हूं। ये कैलस है, ये कैलस में ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल था, कैलस का फॉर्मेशन हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया। अच्छा, टाइम के साथ साथ मैंने क्या कहा, कल्चर मीडियम की क्वालिटी कम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसे अब हम नई टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। जब बच्चों यहाँ पर नई टेस्ट ट्यूब लेंगे तो ये नई टेस्ट ट्यूब 1 नहीं, 2 नहीं, ऐसे बहुत सारी लेंगे। सिखाने के लिए मैंने थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ले ली। कितनी टेस्ट ट्यूब ले ली? थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब यहाँ पर हमने ले ली। अब क्या करेंगे, जो कैलस है इस कैलस के फ्रेगमेंट करेंगे, कट करेंगे इसको, इस कैलस के फ्रेगमेंट करेंगे, कट करेंगे इसको, कैलस को कट कर दिया, इसके कई सारे फ्रेगमेंट करेंगे। समझाने के लिए मैंने कह दिया थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट कर दिए, बहुत सारे। फिर इस कैलस का एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, फिर एक छोटा पार्ट यहाँ रखेंगे, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो कल्चर मीडियम हमने लिया है
इस कल्चर मीडियम की खास बात ये होती है कि इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में से साइटोकाइनिन की क्वांटिटी को बढ़ा रखा है। यहां दोनों इक्वल थे, लेकिन यहां साइटोकाइनिन की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। साइटोकाइनिन ज्यादा रखने का मेन फायदा ये होता है कि इससे शूट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? शूट का फॉर्मेशन। अब क्या किया, कैलस के फ्रेगमेंट किए थाउजेंड्स ऑफ, इसका कुछ फ्रेगमेंट यहां रखा, कुछ यहां रखा, कुछ यहां रखा, ऐसे एक दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। सिखाने के लिए मैंने यहां 2-3 बना रखी है, लेकिन इमेजिन करिए बहुत सारे टेस्ट ट्यूब है और सबके अंदर इस कैलस का थोड़ा थोड़ा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे बताओ, कल्चर मीडियम सेम वैसे ही है, डिफरेंस क्या रखा? यहां ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल था, यहां साइटोकाइनिन को बढ़ा दिया। और साइटोकाइनिन ज्यादा होने से किसका फॉर्मेशन होता है? शूट का। तो वाकई में यहां पर ऐसे शूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, मतलब प्लांट के अंदर ऐसे लीफ का बनना शुरू हो गया, शूट का फॉर्मेशन चालू हुआ। किसकी वजह से? साइटोकाइनिन की वजह से यहां पर शूट फॉर्मेशन चालू हुआ। तो हमने प्लांट के अंदर शूट बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, शूट बन गई, अब क्या करें? हां, रूट का फॉर्मेशन करेंगे। रूट का फॉर्मेशन अब इस टेस्ट ट्यूब में नहीं हो सकता, क्योंकि रूट बनाने के लिए ऑक्सिन ज्यादा करना पड़ता है। तो फिर क्या करेंगे? यहां बच्चों फिर से नई टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। नई टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना, इसे बच्चों सब कल्चरिंग कहा जाता है। अगले कल्चर में ट्रांसफर करना सब कल्चरिंग। अच्छा, यहां पे फिर ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब लेंगे। अच्छा, इनके अंदर खास बात क्या रखेंगे? कल्चर मीडियम जैसा यहां सेम रखेंगे, डिफरेंस इतना सा रखेंगे कि इस बार ऑक्सिन को इंक्रीज कर देंगे। पहले कौन ज्यादा था? साइटोकाइनिन। इस बार ऑक्सिन ज्यादा कर दिया, और ऑक्सिन ज्यादा करने के बाद यहां से इस शूट को यहां से इसको बाहर निकालेंगे, यहां ट्रांसफर करेंगे, यहां से बाहर निकालेंगे, यहां ट्रांसफर करेंगे, यहां से बाहर निकालेंगे, यहां ट्रांसफर करेंगे। मतलब इन 1000 टेस्ट ट्यूब से शूट को बाहर निकाल के फाइनली नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे बताओ, नए कल्चर पर ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? सब कल्चरिंग। ये सब कल्चरिंग कहलाता है। अब मुझे बताओ, ऑक्सिन यहां ज्यादा है, ऑक्सिन ज्यादा है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? हां, ऑक्सिन ज्यादा होने की वजह से इसमें बच्चों से रूट बनना शुरू हो जाएगी। मतलब पहले हमने शूट बनाया, फिर हमने इसे रूट का फॉर्मेशन कर दिया। शूट बन गया, रूट बन गया, मतलब कंप्लीट प्लांटलेट तैयार हो गया, कंप्लीट प्लांट तैयार कर दिया। तो हमने किया क्या? ध्यान समझना, कैलस के कई फ्रेगमेंट किए, कितने? थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट कर दिए। फिर हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया जिसमें साइटोकाइनिन ज्यादा था, शूट बन गया। रूट बनाने के लिए फिर अगले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो ऐसे बच्चों यहां पर रूट का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने एक तरह से प्लांट के ऑर्गन बनाए। तो ऑर्गन बनाने की इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब हम प्लांट में क्या कर देते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल तो कैलस बनेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना, पहले शूट बनाते हैं और फिर रूट बनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? शूट बनने की वजह से यहां पर ये प्लांट खुद ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाएंगे, तो कल्चर मीडियम पे कम डिपेंड है। तो पहले किसका फॉर्मेशन करते हैं? शूट का। एक और फायदा है, अगर बच्चों पहले रूट बना देते तो यहां ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। तो पहले शूट बनाते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे, खुद अपना न्यूट्रिशन बनाना चालू करे, और बाद में जाके हम रूट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, जितने भी प्लांट हम यहां पर तैयार करें, ये जितने भी प्लांट हमने तैयार किए, ये सारे के सारे प्लांट जितने भी हमने तैयार किए, लैब के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। और लैब में बिल्कुल आइडियल कंडीशन में तैयार करते हैं। आइडियल से मतलब इस प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ फुलफिल कर दे। मान लीजिए इस प्लांट ने कह दिया मुझे ग्रोथ के लिए 25 डिग्री टेंपरेचर चाहिए, तो उसको 25 ही देंगे। मतलब इस तरह से रूम में इसका टेंपरेचर मेंटेन करेंगे, 25 तो बिल्कुल 25 देंगे, ना 26 ना 24। जो इस प्लांट ने लिख दिया, जो इसकी डिमांड वही पूरी करेंगे, 25 तो 25। इसने कहा मुझे ग्रोथ के लिए केवल 7 आवर की लाइट चाहिए, बाकी टाइम डार्क चाहिए। मतलब 7 आवर की चाहिए लाइट, तो इनके रूम में 7 आवर की लाइटिंग करेंगे, बाकी टाइम डार्क करेंगे। मतलब जो जो इसको रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट इसको फुलफिल की गई। एक तरह से मैं ऐसे कह सकता हूं, इन प्लांट को बड़े लाड़ प्यार से पाला गया है, मतलब लाड़ प्यार से इनको तैयार किया गया। ये बड़े लाड़ प्यार से तैयार हुए हैं, एकदम आइडियल कंडीशन में इनको प्रिपेयर किया गया। क्लियर? अब बच्चों इन फील्ड को उठा के, मतलब इन प्लांट को उठा के अगर हम फील्ड में ट्रांसफर करें, इनको उठा के फील्ड में ट्रांसफर करें, तो ये बच्चों फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तो अभी आइडियल कंडीशन में तैयार हुए, जैसे हम इसको फील्ड में पहुंचाएंगे, फील्ड में तो बहुत फ्लक्चुएशन होगा। कभी टेंपरेचर 25 होगा, कभी 30 होगा, कभी 20 भी होगा, फ्लक्चुएशन होता जाएगा। अच्छा, वहां लाइट भी रिएक्शन करेगी, तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये प्लांट सारे के सारे फील्ड में जाके खत्म हो जाएंगे। यानी इन प्लांट को फील्ड में पहुंचाने से पहले कहीं ना कहीं पहले इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इनको हार्ड करना पड़ेगा। अब वो हार्डिंग कैसे की जाती है वो बात हम समझेंगे। जो बात अभी समझाइए क्लियर अच्छे से। तो हमने क्या किया? कैलस फॉर्म किया, पहले शूट बनाया, फिर उसके बाद रूट बनाया। इसको नोट कर लीजिएगा। और 1000 प्लांट हमने तैयार कर दिए। ये सब लैब में तैयार हो रहे हैं आइडियल कंडीशन में। इनको डायरेक्टली फील्ड में ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब इनको क्या किया जाएगा? हार्ड किया जाएगा। हार्ड का मतलब यहां पर इनकी हार्डनिंग की जाएगी। अच्छा, जब इनकी हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग का काम ग्रीन हाउस के अंदर किया जाता है। इस तरह के बच्चों हाउस होते हैं, ये ग्लास के हाउस होते हैं, ये इस तरह के हाउस होते हैं, काफी बड़े-बड़े हाउस होते हैं। इन हाउस के अंदर इन प्लांट को निकालेंगे और यहां पर इनको ग्रो करेंगे। अच्छा, इन हाउस की खास बात क्या होगी? पहले दिन तो टेंपरेचर 25 रखेंगे, अब धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा फ्लक्चुएशन करेंगे। कभी टेंपरेचर 26 करेंगे, कभी 27 करेंगे, कभी 24 भी करेंगे, हल्का-हल्का फ्लक्चुएशन करते जाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट करना सीखे। साथ ही साथ यहां पर जो लाइट दी जाएगी वो रिड्यूस लाइट दी जाएगी, एकदम हाई लाइट भी नहीं देना है, क्योंकि उस कंडीशन में ये मर सकता है। तो रिड्यूस लाइट दी जाती है, ह्यूमिडिटी को हाई रखा जाता है ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो हाई ह्यूमिडिटी रखते हैं, रिड्यूस लाइट रखते हैं, फिर धीरे-धीरे फ्लक्चुएशन करते जाते हैं ताकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट करे। और इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? हार्डनिंग। शूट बन गया, रूट बन गया, उसके बाद इसकी हार्डनिंग कर देते हैं। जब आपको लगता है कि प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो गए, हार्ड हो गए, तो फाइनली बच्चों इनको गार्डन या फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब यहां से निकाल के फिर खेतों में इनको लगा दिया जाता है। जब फील्ड में लगाएंगे तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट यहां ग्रो करेंगे। हमने किया क्या? एक छोटा सा सेक्शन लिया था यार, तो एक्स प्लांट। प्लांट पूरा भी नहीं लिया, प्लांट का भी एक छोटा सेक्शन लिया एक्स प्लांट, उसे कैलस बनाया, और कैलस बनाने के बाद यहां बच्चों हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार कर दिए। यानी एक्स प्लांट एक माइक्रो पार्ट से हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए। माइक्रो प्लांट का हमने प्रोपोगेशन कर दिया। यही एक तरह का बच्चों माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। इसको मैं आगे नोट कराऊंगा आपको। अभी समझो, एक्स प्लांट छोटा पार्ट था और एक्स प्लांट एक छोटा सा पार्ट था, याद है ना? और छोटे से प्लांट से हमने फाइनली थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए। प्रोसेस का नाम माइक्रो पार्ट का प्रोपोगेशन करना, ये माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। अच्छा, ये जो प्लांट यहां तैयार हुए, सोच समझ के बताना, ये बच्चों इस एक्स प्लांट से तैयार हुए थे। यहां बच्चों ये प्लांट का छोटा सा सेक्शन था एक्स प्लांट, और इसी एक्स प्लांट से फाइनली हमने ये 1000 प्लांट बना दिए। एक बात मुझे बताओ, जब यहां पर इनको तैयार किया गया, माइटोसिस हुआ या मेयोसिस? हां, माइटोसिस हुआ। ये माइटोसिस से डिवाइड करके तैयार हुए। माइटोसिस की खास बात ये होती है कि इसमें कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर तो मेयोसिस में होता है, माइटोसिस में कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो कहीं वेरिएशन आती नहीं है, कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होते। तो जो इसका जीनोटाइप था, देखा जाए तो इनका जीनोटाइप सेम ही रहा। इनका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप सेम रहा, क्योंकि माइटोसिस से तैयार हुए। तो एक तरह से ये इस प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है इन सोमेटिक पार्ट के ये एक तरह से क्लोन है। सबका जीनोटाइप सेम। अच्छा, सेम जीनोटाइप वाले कौन कहते हैं? क्लोन। सेम जीनोटाइप वाले पर्सन को क्या कहा जाता है? क्लोन। और ये सोमेटिक सेल से तैयार हुए। अरे लीफ से तो तैयार किया, लीफ एक सोमेटिक सेल है, तो सोमेटिक सेल से तैयार हुए तो इनको सोमा क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सोमा क्लोन। अगर इन सोमा क्लोन में एक हाथ प्लांट के अंदर ऐसा देखा जा सकता है कि कुछ वेरिएशन आ जाए, ये सब सारे सोमा क्लोन है। सोमा क्यों लिखा बच्चों? सोमेटिक सेल से तैयार हुए, क्लोन है क्योंकि जीनोटाइप सबके सेम है, तो इसलिए नाम दिया सोमा क्लोन। एक हाथ प्लांट में ऐसी वेरिएशन आ सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा आएगी, एक हाथ प्लांट में वेरिएशन आ सकती है, तो ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन।
ये वेरिएशन बच्चों, मान लीजिए किसी सेल में माइटोसिस में कुछ गड़बड़ हो गई, या जो केमिकल हमने भरे उसमें से किसी ने म्यूटेशन का काम करते कुछ गड़बड़ हो गई, तो एक हाथ के अंदर अगर वेरिएशन आ जाए तो ऐसी वेरिएशन को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, कई बार ये वेरिएशन फायदेमंद भी हो जाती है क्योंकि इनसे अच्छे कैरेक्टर भी आ सकते हैं। मैं फिर कहूंगा चांस होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छे कैरेक्टर आएंगे, तो चांस होता है कि ये सोमा क्लोनल वेरिएशन सम टाइम हमें फायदा भी दे सकती है। क्लियर? जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? एक बार फिर समझना सोमा क्लोन क्या होता है, उसी चीज को पहले इसको नोट कर लीजिएगा। प्लांट तैयार हुए, शूट बनाया, रूट बनाया, ऑर्गन तैयार हुए, फिर उसके बाद उसकी हार्डनिंग करते हैं और हार्डनिंग करने के बाद फिल्म में पहुंचा देते हैं। क्लियर? डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचाते? हाँ, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाते और मर जाते हैं, तो इनकी हार्डनिंग करना जरूरी है। हमने ओरिजिनल प्लांट था, छोटा पार्ट कट किया, एक्सप्लांट किया, टिश्यू कल्चर पे ग्रो कराया और हमने ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार किए। अच्छा, कौन सा डिवीजन से बने? माइटोसिस से। अब इन सबका जीनोटाइप कैसा है? सेम जीनोटाइप वाले के लिए क्लोन, लेकिन सोमेटिक सेल से तैयार हुए। ओरिजिनल प्लांट की कौन सी सेल थी बच्चों? हमने यहां पर उसकी सोमेटिक सेल से तैयार हुए, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया सोमा क्लोन। और अगर किसी प्लांट पे वेरिएशन आ जाए तो सोमा क्लोनल वेरिएशन कह देते हैं। अच्छा, सोमा क्लोन क्या होते हैं? नोट भी कर लीजिएगा। सोमा क्लोन आर दोस प्लांट व्हिच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। ओरिजिनल मतलब इस प्लांट जिससे हमने एक्सप्लांट दिया था, तो जिससे हमने एक्सप्लांट दिया था उस प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा? क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं, वेरिएशन नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल प्लांट के सिमिलर होते हैं तो इनको हम सोमा क्लोन कहते हैं, और वेरिएशन आ जाए तो उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट एमंग प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बने हैं, अगर इनमें कोई डिफरेंस आ जाए, कोई वेरिएशन आ जाए, तो उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। ये किसकी वजह से आ सकती है? हाँ, ये वेरिएशन मैंने बताया था आपको, या तो माइटोसिस में कुछ गड़बड़ हो गई, जो केमिकल हम यूज करते हैं कल्चर मीडियम में, किसी ने बाय चांस मान लीजिए म्यूटेशन का काम कर दिया, तो उनसे ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो सोमा क्लोन क्या है, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होती है, इनको भी बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी। हमने ये सीखा था कि एक प्लांट से जो छोटा सा पार्ट है उससे फाइनली हमने कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया, केलस बनाए, शूट बनाए, रूट बनाए और अल्टीमेटली थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन किया। यानी एक छोटे से एक प्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन, छोटे से पार्ट का प्रोपोगेशन करना। जब माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है तो उसमें बच्चों ने सीखा था कि जैसे ये केलस है, इसमें सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे हमने थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ली, केलस का छोटा सा पार्ट रखा, शूट का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, इसके अंदर साइटोकाइनिन की क्वांटिटी ज्यादा थी। अगला जो कल्चर मीडियम हमने लिया, इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रखते हैं, इससे बच्चों फाइनली रूट का फॉर्मेशन हुआ। तो शूट बन गए, रूट बन गए, मतलब ओवरऑल प्लांट तैयार हो गया। फिर ये जो प्लांट बनते थे कितने? थाउजेंड्स ऑफ। इन प्लांट को उठा के हम हार्डनिंग कराते थे, ग्रीन हाउस के अंदर हार्डनिंग कराते थे, और हार्डनिंग करने के बाद फाइनली इसको फील्ड में ट्रांसफर कर देते थे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन इस केलस से बच्चों एक रास्ता और ओपन होता है, मतलब एक पे और जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझेगा? हम क्या करेंगे? केलस को लेंगे, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट करेंगे, लेकिन इन थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट को वही 1000 टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, लेकिन इस बार चेंज ये करेंगे कि इन कल्चर मीडियम के अंदर जैसे यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब है और इनके अंदर यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को बढ़ा देंगे। कल्चर मीडियम में कौन सा केमिकल बढ़ा दिया? अमोनियम नाइट्रेट बढ़ा दिया। फिर बच्चों इस केलस का छोटा सा पार्ट लिया, यहां रखा, ये केलस कर दिया। अच्छा, अब यहां पर अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा होने से होता यह है कि इन सेल में इस तरह से डिवीजन होता है, इस तरह से डिवीजन होता है कि यहां डिवीजन के टाइम की एम्ब्रियो फॉर्मेशन की सारी स्टेप्स देखने को मिलती है। मतलब इस तरह से यहां प्रोसेस चलती है जैसे कि कोई एम्ब्रियो ही बन रहा हो। मतलब यहां पर ये बच्चों यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लग जाता है और इस एम्ब्रियो को कहा जाता है एम्ब्रियोइड। इस एम्ब्रियो के अंदर यहां पर अच्छा एम्ब्रियो बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया तो प्रोसेस का नाम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें वो सारी स्टेप आएगी, जैसे यहां पर हार्ट शेप स्ट्रक्चर मिलती है, फिर ये टॉर्पेडो शेप स्ट्रक्चर मिलती है। आप लोगों ने एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे पढ़ा होगा, वो सारी स्टेप यहां पर देखने को मिलती है। तो हम सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो डेवलप करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम समझना, सोमेटिक वर्ड को लिया, सोमेटिक सेल से बनाया, अल्टीमेटली एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियोजेनेसिस, और इस एम्ब्रियो को यहां स्पेशल क्या नाम दे देते हैं? एम्ब्रियोइड। अच्छा, एम्ब्रियो बनाने के लिए करना क्या है? कल्चर मीडियम में अमोनियम नाइट्रेट के अमाउंट को बढ़ा देते, तो इससे एम्ब्रियो बन जाता। हाँ, अगर यहां कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन बढ़ा देते तो यहां शूट बन जाता, ऑक्सीजन बढ़ा देते तो रूट बन जाता, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट बढ़ाने से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। अब खुद सोचो, अगर यहां एम्ब्रियो बन चुका है, ऑलरेडी एम्ब्रियो बन चुका है, तो एम्ब्रियो में तो इटसेल्फ ये पावर होती है कि ये खुद ही शूट बना सकता है और खुद ही रूट बनाता है। मतलब सब कल्चर अलग से कल्चर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये शूट रूट मतलब अपने आप पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो में खुद में पावर थी तो उसने खुद ही शूट रूट बना दिए, अलग से कल्चर करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट में हो रहा होगा, सिखाने के लिए बनाए, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट में चल रहा होगा। अब क्या करेंगे? ये जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए, इनको उठा के पहले वही हार्डनिंग कराएंगे, मतलब यहां पर भी इनकी पहले हार्डनिंग करेंगे और हार्डनिंग के बाद फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। अब मुझे बताओ, यहां पर भी हमने किया क्या? जो छोटा सा एक्सप्लांट होता है उसे फिर हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए, मतलब यहां फील्ड में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो करा लिए। तो बताइए, एक्सप्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का बनना, ये सब कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब माइक्रो पार्ट का प्रोपोगेशन करना, इसी को माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। अब माइक्रो प्रोपोगेशन करते टाइम हमारे पास टू वे है या दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा रास्ता आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। हम किसी भी रास्ते जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, एक्सप्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाते टाइम टू ऑप्शन है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी जा सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस भी जा सकते हैं, और इस एम्ब्रियो को कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। समझ में? तो ध्यान रखना, केलस से एम्ब्रियो भी बन सकता है। जो बात यहां समझे, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। हमने यहां पर क्या सीखा, अपडेट करते हैं। हमने बच्चों माइक्रो प्रोपोगेशन सीखा। माइक्रो प्रोपोगेशन का दूसरा नाम रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्लोन बनाने का काम किया गया। एक्सप्लांट लिया, कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार कर दिया। ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाया, ये माइक्रो प्रोपोगेशन है। छोटे से पार्ट का प्रोपोगेशन करना माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन एक्चुअली क्या है? प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। और इस माइक्रो प्रोपोगेशन से हम कम टाइम में बहुत सारे प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? माइक्रो प्रोपोगेशन के टू कॉमन टाइप्स होते हैं। इसमें पहला टाइप आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें हम शूटलेट बनाते हैं, रूट शूट का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन एक में और आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब यहां पर हम एम्ब्रियो बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, लेकिन ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, तो इसको नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो बना देते हैं। एक्सप्लांट लिया, इस एक्सप्लांट से हमारे पास बस कल्चर मीडियम में रखा, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन इक्वल रखा, लेकिन कल्चर मीडियम के साथ लिया सॉलिड। एक्सप्लांट को उठा के जब हम यहां पुट करेंगे, यहां एक्सप्लांट को पुट करेंगे, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन इक्वल है, डिवीजन चालू होगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल का यहां पर ग्रुप बनेगा और इसी ग्रुप को यहां नाम दे दिया जाएगा कैलस। ये कैलस बन गया। अगर हम एक्सप्लांट को सॉलिड कल्चर मीडियम पर रखते हैं तो ये बन जाता है कैलस। लेकिन अब इस एक्सप्लांट को उठा के हमने इस बार लिक्विड कल्चर मीडियम पर रखा, सॉलिड में रखा, कहां रखा? लिक्विड कल्चर मीडियम पर रखा। लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंस इतना सा होगा, इसमें भी ऑक्सीजन साइटोकाइनिन इक्वली रखना है, सब कुछ सेम रखना है। डिफरेंस इतना सा होगा कि इसमें अगार अगार मिक्स नहीं होगा, अगर अगर मिक्स नहीं है, इसलिए ये बन गया लिक्विड, तो लिक्विड कल्चर मीडियम है। एक्सप्लांट को उठा के यहां रखेंगे, एक्सप्लांट रखा, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन इसमें सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, ये परमानेंट सेल मेरिस्टेम में बन गई। फिर बच्चों ये डिवाइड होगी तो 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से बनेगी 4। अच्छा, जब ये यहां डिवीजन होता जाएगा तो हम इस कल्चर मीडियम को मिक्स भी करते रहेंगे। अच्छा, कल्चर मीडियम को ऐसे मिक्स करना, इसको हम एक तरह से कहते हैं स्टीयर्ड करना या इसको एजिटेट करना। ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले भी सिखाया।
कल्चर मीडियम को मिक्स करने का एक बड़ा फायदा होता है कि इनसे इन सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए, मतलब यहां ऑक्सीजन अच्छे से मिले तो इसलिए बच्चे इसको मिक्स करते रहते हैं, कल्चर मीडियम भी इजीली अवेलेबल रहे तो इसलिए यहां पर इसको मिक्स करते रहते हैं। अच्छा, मिक्सिंग करने से ग्रोथ रेट फास्ट होती है, यहां ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है, मतलब ये तेजी से यहां डिवाइड करती रहती है। मतलब कैलस में प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रोथ रेट स्लो होती है। जो सेल यहां पर इस कल्चर मीडियम के कांटेक्ट में है ये तो फिर भी अच्छे से ग्रो करती है, ऊपर वाली सेल इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, लेकिन यहां पर तो हर सेल को बढ़िया से न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल होती है, यहां ग्रोथ रेट फास्ट होती है। तो कभी आपको कैलस या हम कहे ग्रोथ रेट को फास्ट करना है, ग्रोथ रेट फास्ट करनी है तो सबसे बढ़िया है लिक्विड कल्चर का यूज करना चाहिए, और इसी लिक्विड कल्चर को कहा जाता है सस्पेंशन कल्चर। अगर हम एक्सप्लांट को लिक्विड कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएं तो सस्पेंशन, इतना ध्यान रखना। सॉलिड पे ग्रो कराते हैं तो ग्रुप बनता है, वो कैलस कहलाता है, यहां ग्रुप नहीं बनता, ये अलग अलग रह जाती है तो इसको हम सस्पेंशन कल्चर नाम दे देते हैं। दोनों डिफरेंस क्या है? अब जो ये जो सस्पेंशन कल्चर है इसके टू पार्ट आते हैं, मैं बस नाम लिखूंगा, बाकी मीनिंग आप मुझे बताना। बेच एंड कंटीन्यूअस। हाँ, बेच उसको कहते हैं जिसमें कल्चर मीडियम केवल एक बार लिया जाएगा, एक बार कल्चर मीडियम ले लेंगे वो बेच है। कंटीन्यूअस में यूज्ड कल्चर मीडियम बाहर निकालते रहेंगे, यूज्ड बाहर निकालेंगे, फ्रेश ऐड करते रहेंगे, कुछ याद है सर? हाँ, कंटीन्यूअस कल्चर ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि इससे सेल हमेशा लो पेस में मेंटेन रहती है और इससे डिवीजन भी फास्ट होता रहता है। समझ आप लोग को तो ध्यान रखिएगा, सस्पेंशन कल्चर टू टाइप के होते हैं, बेच एक बार कल्चर लेना, सस्पेंशन कंटीन्यूअस में थोड़ा बाहर निकालेंगे उतना ही फ्रेश कल्चर मिक्स करते रहेंगे। तो मुझे बताओ कैलस और सस्पेंशन क्लियर सब अच्छे से? इसके अंदर वायरस का इंफेक्शन बहुत है। अच्छा, वायरस का इंफेक्शन है, अब हमने क्या किया, ये प्लांट वायरस अफेक्टेड था, हमने इस प्लांट का छोटा सा पार्ट कट किया, मान लीजिए लिप का पार्ट कट किया, बताओ ये छोटा सेक्शन एक्सप्लांट, इसको उठा के कल्चर मीडियम पे रखा। अच्छा, जैसे इसको कल्चर मीडियम पे यहां रखेंगे, अब इसके अंदर यहां वायरस है तो यहां वायरस होंगे। हमने बच्चों सरफेस स्टेलाइजेशन समझा था, तो सरफेस स्टेलाइजेशन से सरफेस के ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, सेल के अंदर के वायरस खत्म नहीं होते, तो अंदर तो वायरस रहेगा और अंदर वायरस रहेगा, यहां वायरस रहेगा, तो फाइनली यहां पर ग्रो कराने के बाद अल्टीमेटली जब प्लांट तैयार होगा तो ये प्लांट मुझे बताओ वायरस अफेक्टेड होगा या वायरस फ्री होगा? जब यहां वायरस है तो अल्टीमेटली इसमें भी वायरस होंगे, मतलब ये भी वायरस अफेक्टेड बनेंगे। कहानी पीसी है, स्टार्टिंग का प्लांट अगर वायरस अफेक्टेड है तो लास्ट के प्लांट भी वायरस अफेक्टेड ही बनेंगे। अच्छा, हम क्या चाहते हैं? ये प्लांट चाहे वायरस अफेक्टेड हो लेकिन लास्ट के जो हम यहां प्लांट बनाए वो वायरस फ्री बन जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, टिश्यू कल्चर से ये फायदा होता है कि हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं सीखिएगा। इस प्लांट में चाहे वायरस हो, बहुत सारे वायरस हो, लेकिन प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, मतलब ये जैसे यहां पर आप कह सकते हो, ये बच्चों यहां इसका जो टी पार्ट है, ये टी पार्ट, ये मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है ये वायरस फ्री होती है, मतलब पूरे प्लांट में वायरस है, पूरे प्लांट में वायरस है, लेकिन मेरिस्टेम में कभी वायरस ग्रो नहीं करते। बात आती है मेरिस्टेम में वायरस ग्रो क्यों नहीं करते, तो इसके कई रीजन दिए गए हैं। अच्छा, एक रीजन तो ये कहता है कि यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर, एक रीजन ये कहता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ज्यादा होती है, इस वजह से यहां वायरस ग्रो नहीं कर पाते। एक रीजन ये भी कहता है कि यहां बहुत तेजी से डिवाइड होता है, वायरस उस से प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहां वेस्कुलर टिश्यू होते हैं तो यहां वायरस सेल में ट्रांसमिट नहीं हो सकते। इसके कई रीजन बताएंगे, एक बार सुन लीजिएगा। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है तो इस वजह से भी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, वायरस उतना अच्छे से प्रोपेगेट नहीं कर पाते। दूसरा, ग्रोथ रेट, डिवीजन रेट इनकी इतनी फास्ट होती है, वायरस उस से प्रोपेगेट नहीं कर पाते। और एक और, वेस्कुलर टिश्यू यहां पर एब्सेंट रहते हैं। ऐसे कई रीजन होते हैं। अच्छा, अब यहां से इसको उठा के एक्सप्लांट में एज हमने क्या लिया, एक्सप्लांट की फॉर्म में मेरिस्टेम को लिया। अच्छा, पूरे प्लांट में वायरस है, लेकिन मुझे बताना मेरिस्टेम सेल वायरस अफेक्टेड है या वायरस फ्री है? अच्छे से बोलना सभी, वायरस फ्री है, इसमें तो कोई वायरस नहीं। अच्छा, इसमें वायरस फ्री है, वायरस ही नहीं, क्योंकि यहां पर वायरस ग्रो नहीं करते। अब इसको उठा के हमने यहां पर ट्रांसफर किया, मतलब इसको उठा के यहां पहुंचाया। मुझे बताओ एक्सप्लांट हमने क्या लिया, वायरस। एक्सप्लांट हमने क्या लिया, मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम लिया इसलिए कल्चर का नाम लिया मेरिस्टेम कल्चर, वायरस फ्री एक्सप्लांट लिया। अच्छा, ये वायरस फ्री है तो ये भी वायरस फ्री होगा, जब ये यहां पर डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, अल्टीमेटली जब प्लांट तैयार होगा तो ये भी वायरस फ्री बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक वायरस अफेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट तैयार कर दिया। बताओ किसकी वजह से? मेरिस्टेम कल्चर की वजह से। तो आपसे पूछा जाए मेरिस्टेम कल्चर का क्या फायदा है, क्लियर हुआ? मेरिस्टेम कल्चर का ये फायदा होता है वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन, तो मेरिस्टोप्लास्ट कल्चर नाम से समझ में आ रहा है। एक्सप्लांट अगर प्रोटोप्लास्ट हो तो कल्चर का नाम प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो जाएगा। व्हेन प्रोटोप्लास्ट यूज एज एन एक्सप्लांट, इसी को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब बात आती है प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। अगर हम यहां पर सेल की बात करें तो सेल के अंदर बच्चों सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब होती है। अब यहां पर अगर हम इसकी सेल वॉल को हटा दें, हम कुछ एंजाइम डाले जैसे सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं, तो सेल वॉल को डिग्रेड करते तो बची सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, तो सेल मेम्ब्रेन बची है, तो ऐसी रिजल्टेंट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल वॉल को हटाने के बाद रिमेनिंग सेल प्रोटोप्लास्ट होती है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के हटाने के बाद जो सेल बनी उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब बात आती है तो प्रोटोप्लास्ट हम बनाते हैं, इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है? प्रोटोप्लास्ट का सबसे मेन यूज आता है सोमेटिक हाइब्रिड बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड। अब बात आती है सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है। सोमेटिक हाइब्रिड मतलब हम दो अलग अलग प्लांट की सोमेटिक सेल लेंगे और उनका फ्यूजन करेंगे। अलग अलग प्लांट की सोमेटिक सेल का फ्यूजन करना, यही बच्चों सोमेटिक हाइब्रिड कहलाता है, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, एक बार फिर समझना। सेल वॉल हटा दे तो बची सेल प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। प्रोटोप्लास्ट का यूज होता है सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप करने में। कैसे होता है समझाऊंगा मैं भी आपको। इसका यूज होता है सोमेटिक हाइब्रिड बनाने में, और इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करेंगे, सेल वॉल को हटाएंगे, फिर हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करने के बाद उस फ्यूज प्रोटोप्लास्ट का हम कल्चर करते हैं, मतलब 3 स्टेप का खेल है। अब ये सब कैसे कैसे किया जाता है ध्यान से इसको समझेगा। मैं एक केस लेकर आपको समझाता हूं, क्लियर? ये बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने टोमेटो का प्लांट लिया, और यहां बच्चों ये ले लिया पोटैटो का प्लांट, मतलब ये टमाटर है, ये आलू है। अब हम अगर इनका प्लांट ब्रीडिंग से नई वैरायटी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, इसके पोलन ग्रेन उठाते थे और इसके पोलन ग्रेन उठा के इसके ओविल में फर्टिलाइज कराते। लेकिन बच्चों यहां फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग वैरायटी क्रॉस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो नई वैरायटी बन नहीं सकती। प्लांट ब्रीडिंग की ये तो लिमिटेशन है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नई वैरायटी बन नहीं सकती। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार करें। अब बात आती है इनका हाइब्रिड वैरायटी कैसे तैयार की जाए, कैसे इनकी हाइब्रिड वैरायटी तैयार करें। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहां पर टोमेटो है, हम बच्चों इनकी सोमेटिक सेल का फ्यूजन करके एक हाइब्रिड को तैयार करते हैं। कैसे? हम इसकी सबसे पहले सोमेटिक सेल लेंगे, इसके भी बच्चों यहां पर सोमेटिक सेल लेंगे, सोमेटिक सेल इसकी भी बाहर निकालेंगे, मतलब इसकी भी सोमेटिक सेल ले ली। ये सोमेटिक सेल तो टोमेटो की है और ये सोमेटिक सेल पोटैटो की है, दोनों की सोमेटिक सेल है। अच्छा, इन सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है। ये सोमेटिक सेल कुछ भी हो सकती है, लीफ वगैरह की, शूट की, रूट की, किसी की भी हो सकती है। सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन है, मतलब बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब खास बात ध्यान समझना बेटे, यहां पर एक खास बात आती है कि बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, हमें इनका फ्यूजन करना है। लेकिन फ्यूजन तो मेम्ब्रेन में हो सकता है, जब तक ये सेल वॉल बैठी है, हार्ड है, ये फ्यूजन होने नहीं देती। मतलब जब तक सेल वॉल बैठी है फ्यूजन हो नहीं सकता, तो सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहला काम ये होता है स्टेप 1, रिमूवल ऑफ सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल हटाएंगे तो प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा। बात आती है सेल वॉल कैसे हटाएं।
तो सेल वॉल को हटाना है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डालें, मतलब इस पे हम सेल्यूलेज डालेंगे, पैक्टिनेज डालेंगे, सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। अच्छा, पुराने जमाने में तो इसको मैकेनिकली हटाते थे, इसको हम अलग अलग सॉल्यूशन में हटाते थे, वो पुराने तरीके। आज के टाइम पे तो हम एंजाइम का यूज करते हैं, मतलब हम एंजाइम का यूज करेंगे, सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, इसके ऊपर भी डालेंगे, इसके ऊपर भी डालेंगे, सेल वॉल बच्चों हट जाएगी। अच्छा, सेल वॉल हट गई तो रिजल्टेंट सेल यहां कहलाएगी प्रोटोप्लास्ट, जिसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होगी। यहां पर भी सेम इसी तरह से बच्चों इसकी भी सेल वॉल को हटा दिया, रिजल्टेंट सेल प्रोटोप्लास्ट कहला दिया। सीधी सी बात है, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट तैयार, पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट तैयार, दोनों के प्रोटोप्लास्ट हमने बना लिए। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट बना लिए तो इसमें आउटर लेयर अब आपको दिख रही है सेल मेम्ब्रेन है, सेल हटा दी, एंजाइम डाल के हटा दी। अब हमें इन दोनों को फ्यूज करना है, भाई दोनों की मेम्ब्रेन को फ्यूज करना है। बात आती है फ्यूजन कैसे किया जाए, उसको हम समझेंगे। इतना समझ में आया सबको? पहला काम किया, इसकी सोमेटिक सेल लो, इसकी भी सोमेटिक सेल लो, सेल वॉल को हटा दो, प्रोटोप्लास्ट तैयार करो। तो पहला काम प्रोटोप्लास्ट बनाना, क्लियर? इतना समझ में आया? नोट करना चाहे तो कर लो। ये जो प्रोटोप्लास्ट था वो आगे कंटिन्यू करें। ये बच्चों पोटैटो का था, ये टोमेटो का था, ये इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस पोटैटो का, साइटोप्लाज्म पोटैटो का, ये टोमेटो का है, ये पोटैटो का है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। बात आती है फ्यूजन कैसे हो। फ्यूजन करते टाइम हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। फ्यूजन करने के लिए हम लोग यहां पर सोडियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूज करने वाले केमिकल को हम फ्यूजाजन कहते हैं, जो फ्यूजन कराते हैं। ये सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम आयन का हम यूज कर सकते हैं हाई पीएच पर। इसी तरह से हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, याद है जब भी दो मेम्ब्रेन को फ्यूज करना हो सबसे बेस्ट केमिकल पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले भी आया है। दो मेम्ब्रेन फ्यूज करनी हो तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, क्लियर? इसी तरह से हम यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा के इनको फ्यूज कर सकते हैं। फ्यूजन करने के कई तरीके, केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा सकते हैं। तो ज्यादातर टाइम तो वैसे पीजी का यूज करते हैं या कैल्शियम आयन का यूज करते हैं। अच्छा, जब इनका यूज करके इनका फ्यूजन करेंगे तो फ्यूजन करने के बाद अब आप देखो, दोनों के न्यूक्लियस आ गए, टोमेटो का भी आ गया, पोटैटो का भी आ गया, मतलब दोनों के क्रोमोसोम आ गए, और दोनों के साइटोप्लाज्म भी आ गए। साइटोप्लाज्म टोमेटो का आ गया, पोटैटो का आ गया। ये जो सेल हमने ली है सब सोमेटिक सेल थी, तो हमने किया क्या, सोमेटिक सेल का आपस में फ्यूजन करा दिया, तो सोमेटिक सेल का हाइब्रिड बन गया। इसी को हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं, जो तरह का फ्यूज प्रोटोप्लास्ट है। ये सोमेटिक हाइब्रिड बना, और इस सोमेटिक हाइब्रिड को बनाने की ये पूरी प्रोसेस कहलाती है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तब याद रखना, इसका बनना कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिड, और प्रोसेस का नाम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, क्यों कहा सोमेटिक हाइब्रिड? क्योंकि सोमेटिक सेल का फ्यूजन करा लिया। तो अभी तक 2 काम हो गए, पहले प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया, फिर उन प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन करा दिया, ये फ्यूजाजन आप ध्यान रखिएगा, क्लियर? फिर उन प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन करा दिया, ये फ्यूजाजन आप ध्यान रखिएगा, क्लियर? अब तो ये जो हाइब्रिड बना है, अब इसको कहीं ना कहीं ग्रो तो कराना पड़ेगा, तो यहां पर अगली स्टेप ये समझेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब तो ये जो बनाया हम इसको ग्रो कराएंगे, कल्चर ऑफ फ्यूज प्रोटोप्लास्ट। फ्यूज प्रोटोप्लास्ट एक सोमेटिक हाइब्रिड का कल्चर करेंगे। ये बच्चों हमारे पास सोमेटिक हाइब्रिड था, अब आप बताओ कहां ग्रो कराएं? हाँ, ग्रो कराना, न्यूट्रिशन देना है, जिसका कोई नहीं उसका कल्चर मीडियम, तो इसको बच्चों हम कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएंगे। इसको उठा के यहां दिया। अच्छा, इस बार एक्सप्लांट क्या लिया, प्रोटोप्लास्ट लिया, इसलिए तो कहा गया प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अरे प्रोटोप्लास्ट को मैं एक्सप्लांट ले रहे तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम कह सकते हैं। इसको उठा के यहां ग्रो कराएंगे। अच्छा, जब ग्रो कराएंगे तो इस अल्टीमेटली प्लांट तैयार हो गया। अब तो ये जो प्लांट बना, मुझे बताओ इस प्लांट में किस किसके कैरेक्टर आएंगे? इसके अंदर टोमेटो के भी आएंगे, तो उसके भी क्रोमोसोम है, और पोटैटो के भी आएंगे। तो दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो दोनों के क्रोमोसोम है, दोनों के पीछे आएंगे। और वाकई में से हुआ, इसको जब यहां से निकालकर फील्ड में जब ग्रो कराया गया, तो फील्ड में ग्रो करने के बाद इसमें देखा गया कि इस प्लांट में ऊपर तो बच्चों से टमाटर लगते थे और नीचे से आलू लगते थे, मतलब ऊपर से तो टोमेटो का प्रोडक्शन, नीचे से पोटैटो का प्रोडक्शन, और दोनों का हाइब्रिड प्लांट बना। इसको नाम दिया पोमेटो। पोमेटो मतलब पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिड पोमेटो। तो ये पोमेटो एक तरह का सोमेटिक हाइब्रिड है। ये सोमेटिक सेल का फ्यूजन बनाया, इसको हमने बायोटेक से नहीं बनाया, इसको हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, टिश्यू कल्चर से बनाया। तो ध्यान रखिएगा, पोमेटो क्या होता है ये पूछा जाता है। तो पोमेटो, पोटैटो, टोमेटो दोनों की सेल का फ्यूज फॉर्म, इसी को हम पोमेटो कहते हैं। अच्छा, ये जो पोटैटो बनाया, अच्छा ये जो पोमेटो बनाया है, ये साइंटिस्ट लोगों ने बना तो लिया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें अभी प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं फर्दर रिसर्च की जरूरत है। अगर इसको फर्दर रिसर्च कर दिया जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया जाए तब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट में ऊपर से टमाटर टूटेंगे, नीचे से आलू निकलेंगे, दोनों ही फायदा हो जाएगा। इस तरीके से रिसर्च चल रही होती है कि कैसे भी करके इसका प्रोडक्शन और बढ़ा दे तब तो और मजा आ जाए, क्लियर? जो बात यहां समझें, क्लियर अच्छे से? कितनी स्टेप हुई? 3। प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करो, फ्यूज करो और उसको फिर से कल्चर करा दो। इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्लियर? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो हमने समझा है, इसको बच्चों एक नाम और दिया जाता है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हमने यहां पर कोई सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, तो पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। इस सोमेटिक हाइब्रिड का एग्जांपल हमने समझा पोमेटो, पोमेटो और टोमेटो की सेल से बना। इसी तरह से ब्रोमेटो बनाया गया, ब्रिंजल और टोमेटो को फ्यूज करके ब्रोमेटो का फॉर्मेशन